इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेन देखेंगे, मेनली आयुर्वेद वाला पोर्शन है हमारे सिलेबस में, शूल व्याधि। तो पहले इसकी निरुक्ति देखेंगे। तो शूल का मतलब क्या होता है कि शूल रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, गड़ी हुए कील के या फिर शंकु के समान तीव्र वेदना होती है, जैसे उसके शरीर में कोई चीज गाड़ दी गई हो, ठीक है। इस तरीके का पेन होता है, इसीलिए इसको शूल रोग कहते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने क्या है, शूल को एक गुल्म का उपद्रव स्वरूप भी माना है, ठीक है। इसके अलावा जो है जब गुल्म से पीड़ित रोगी को उपद्रव स्वरूप में शूल हो जाता है, तब वो शूल क्या है, गड़े हुए कीलक के समान उसे दुख देता है। और आचार्य सुश्रुत ने एक तो इसको एज अ उपद्रव ऑफ गुल्म बोला है, और इसके अलावा जो है अपने आप में एक इंडिविजुअल व्याधि भी मान रखी है। अब इसके सामान्य निदान और संप्राप्ति की बात करते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो जैसे शूल है तो ये मेन जो रहेगा वो वात की वजह से रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके के हमने यहाँ पे निदान भी देखेंगे कि अपान वायु का वेग है, मलमूत्र का वेग, पुरीश का वेग, ठीक है। मूत्र का वेग है, पुरीश का वेग, अपान वायु का वेग, इस तरीके के वेगों को धारण करना। इसके अलावा अधिक मात्रा में भोजन करना, अजीर्ण और अध्यशन, ठीक है। इसके अलावा विरुद्ध आहार का सेवन करना, क्षुधा के समय अत्यधिक जल, भूख लगी है तो अत्यधिक जल पी लेना या कोई लिक्विड आइटम खा लेना। इसके अलावा जो है अंकुरित धान्यों का सेवन करना, जिसे स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पिष्टि विकृत से बने हुए पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, मतलब राइस से बने हुए जो भी पदार्थ होते हैं उनका अत्यधिक सेवन करना। इसके अलावा शुष्क मांस का प्रयोग करना। इन सब से क्या होगा, इन सभी के वजह से दोष प्रकोप हो जाते हैं, स्पेशली कोष्ठ में वातादि दोष जो है प्रकोपित होकर तीव्र शूल उत्पन्न करते हैं। और इसी शूल की पीड़ा से मनुष्य का श्वास भी अवरुद्ध हो जाता है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी, इतना ज्यादा पेन होता है ये कि उसको सांस लेने में भी कठिनाई होती है। श्वास लेने में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव उस व्यक्ति को होता है, जिससे वो श्वास और प्रश्वास की क्रिया को भी रोक लेता है, ठीक है। जिसमें ब्रेथ होल्डिंग टाइप ऑफ पेन उसको होता है। और माधव निदान ने क्या है, इसके 8 प्रकार बताए हैं कि 8 प्रकार का शूल रोग होता है। तो वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, फिर ये द्वंद्वज हो गया, पित्त कफज, ठीक है। तो 3 तो द्वंद्वज हो गए, 3 वात पित्त कफ हो गया, 1 त्रिदोषज हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो है आचार्य माधव ने क्या है, हमको 8 टाइप्स के शूल बता रखे हैं। और मैंने बताया कि सभी में जो है ये मेनली वात प्रधान है, तो सभी शूलों में वात की डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलेगी। अब एक एक करके सभी शूल के बारे में बताया हुआ है। तो इसके लिए क्या बोला है, वातज शूल के निदान क्या है, व्यायाम करना। 1 मिनट वेट करिए। तो वातशूल के क्या क्या कारण है, व्यायाम है, ठीक है। यान है, मतलब यान माने कि ज्यादा ट्रेवलिंग करना, यान अति मैथुनाश्च, ठीक है। व्यायाम है, यान है, अति मैथुनाश्च है, प्रजागरण करना है, ठीक है, रात में जागना है। इसके अलावा शीतल जल का प्रयोग करना है, शीतल जल का क्या है, पान करना है। ये सब इसके कारण है। इसके अलावा जैसे कलाए, ठीक है, कलाए मटर होता है, फिर मुग्ध है, कलाए है, मूंग है, और इसके अलावा जो है गाढ़ है, ठीक है। गाढ़ का मतलब अरहर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी दालें होती हैं उनका सेवन करना, ये भी वात प्रकोपक ही होता है। इसके अलावा कोरदूष अन्न का सेवन करना, कोदो अन्न, ठीक है, ये भी वात प्रकोपक ही होता है। इसके अलावा अत्यधिक रूक्ष का सेवन करना, अध्यशन करना, अभिघात लगना, कषाय, तिक्त,
इन सब चीजों का अति सेवन करना, इन सब से क्या होता है, रुजा उत्पन्न होती है। तो वही लिखा है कि अध्यशन करेंगे, अभिघात हो गया, ठीक है, कषाय है, तिक्त है, इन सब का प्रयोग करना है। इसके अलावा अति विरूढ़, ठीक है, अति विरूढ़ यानी कि अंकुरित चनों का सेवन करना। विरूढ़ तो वही होता है स्प्राउट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है विरुद्ध आहार विहार का सेवन करना, वल्लूर खाना, ठीक है, शुष्क शाक खा लेना, ये सारी चीजें, ठीक है, वल्लूर है, शुष्क मांस, शुष्क शाक, ये सारी चीजें खाना। इसके अलावा विड शुक्र मूत्र, ठीक है, मल शुक्र मूत्र, अनिल, और मत अनिल माने वायु, इन सभी के वेगों को धारण कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सभी के वेगों को धारण कर लेना। इसके अलावा जो है शोक है, ठीक है, कोप है, इसके अलावा अवसाद है, स्ट्रेस्ड है कोई, मतलब डिप्रेशन में है, ठीक है, अति हास्य है, बहुत ज्यादा हंस रहा है, अति भाष्य है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। इन सभी कारणों से क्या होगा, वायु जो है प्रवृद्धो, वायु प्रकुपित हो जाएगी और जन्यति शूलम, और शूल रोग उत्पन्न करेगी, स्पेशली कहाँ पे, हृद पार्श्व पृष्ठ त्रिक और बस्ती प्रदेश में, ठीक है। कहाँ कहाँ शूल करेगी, हृदय में दोनों पार्श्व में, हृदय में दोनों पार्श्व में, पृष्ठ में, त्रिक में और बस्ती प्रदेश में जो है ये वातशूल उत्पन्न कर देती है। तो ये इसके कारण और इसकी संप्राप्ति हो गई। अब तो इसके लक्षण कैसे आएंगे, तो लक्षण कैसे आएंगे कि रोगी को बिना भोजन किए खाली पेट ज्यादा तीव्र वेदना होगी, क्योंकि खाली पेट क्या है, बात जो बड़ी भी रहती है तो पेन उसको ज्यादा फील होगा। शूल के समय क्या है, शरीर जो है उसका कठोर हो जाता है, श्वास लेने में उसको कष्ट होता है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा रोगी अपान वायु, मूत्र, मल, इन सभी का बड़ी कठिनाई से त्याग करता है, इन सभी का वेग भी रुक जाता है। ये सारे लक्षण सुश्रुत ने बताए हैं। और माधव निदान ने क्या बताए हैं, तो उन्होंने भी कुछ इस तरीके से ही बोला है कि वातशूल जो है भोजन पच जाने के बाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वात का काल होता है, ठीक है, मतलब वात उस टाइम पे खाना डाइजेस्ट होने के बाद वात बढ़ जाती है। इसके अलावा सायंकाल के समय, इवनिंग में, ठीक है, वर्षा ऋतु में, ठंडे टाइम में, शीतकाल में, इन सभी समय जो है वात बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा ये शूल बार बार घटता बढ़ता रहता है और इसमें मल और वायु का अवरुद्ध भी हो जाता है। सुई चुभने की समान वेदना, भेदनवत पीड़ा, ये सारे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ स्वेदन, अभ्यंग, मर्दन, स्निग्ध और उष्ण प्रकृति की जो चीजें होती हैं, ये सब क्या है, वात के अपोजिट है। तो इन सब चीजों के यूज से पेशेंट को आराम मिलेगा। तो चिकित्सा में भी हमने क्या करना है, वातज शूल निवारक, हमें यहाँ पे उष्ण और स्निग्ध औषधि का प्रयोग करना है। वात का शमन करने वाले रस जैसे स्वादु, अम्ल और लवण, इन सभी का सेवन करना है। वात वर्धक द्रव्य और रसों का परित्याग कर देना है, ठीक है। वात को बढ़ाने वाले होते हैं कटु, तिक्त, कषाय, तो इस तरीके के रस का और इस तरीके के जो भी द्रव्य हैं उनका त्याग कर देना है, उनका प्रयोग नहीं करना है। और स्नेहन, स्वेदन, अवगाहन, वस्ती, इन सब के प्रयोग से जो है पेशेंट को लाभ होता है, ये हमने ध्यान रखना है। और बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बुभुक्षा जन्य, बुभुक्षा जन्य जो शूल होता है, इसमें लघु तथा संतर्पण करने वाला भोजन, बुभुक्षा जन्य माने आप समझ लो एक तरीके से खाली पेट, जो उसको ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ज्यादा जब उसको खाली पेट पेन हो रहा है तो उसमें क्या है, उष्ण दुग्ध के साथ भोजन अथवा मंदोष्ण यवागु का भोजन करना चाहिए। स्निग्ध किए हुए मंदोष्ण मांस रस के साथ भोजन करवाएं, और जिससे क्षुधाजन्य जो शूल है उसका शमन हो जाता है। ये क्षुधाजन्य जो शूल है उसी का नाम होता है बुभुक्षा जन्य शूल, ठीक है। तो इसकी चिकित्सा में खाना ही खिलाएंगे। और इसका जो मतलब मॉडर्न में रिलेशन है तो वो एक्यूट पेन से इसको रिलेट किया जाता है। और अब नेक्स्ट जो है पित्तशूल की बात करते हैं, तो पित्तशूल के निदान क्या होंगे, पित्त बढ़ाने वाले जैसे कि क्षार है, ठीक है, क्षार है, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण विदाही का सेवन, ठीक है, और तिल तेल का प्रयोग है, निष्वाप है, पिंड्यात है, कुलत है, ठीक है, यूष है, इन सब चीजों का प्रयोग, जो नॉर्मल पित्तवर्धक आहार विहार है वही सब है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है कटु अम्ल, ठीक है, इस तरीके की कटु है, अम्ल है, सौविरक है, ठीक है, सुरा है, विकार, कटु, अम्ल,
और सौविरक, सुरा आदि के सारे विकार यानी कि कांजी हो गया, ठीक है, और जितना भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, सुरा के विकार जितने भी हैं वो, और क्रोध है, ठीक है। इसके अलावा क्रोध करने से अत्यधिक तप, तो ठीक है, हम यहाँ पे इससे आएगा। इसके अलावा है अत्यधिक ताप के प्रयोग से, और ग्राम में है अतियोगाश्य, ग्राम में यानी एक तरीके से प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, तो ग्राम में आहार का अतियोगाश्य, इन सब के वजह से क्या होता है, विदग्धे पित्तम, पित्त विदग्ध होके प्रकोपित हो जाता है और करता है शूल। तो ये सारे इसके कारण हो गए। क्षार है, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही आदि, ये सारी चीजों का प्रयोग करना है। इससे अल्टीमेटली ये होगा कि इन सबसे भोजन विदग्ध हो जाएगा, और अब वो आगे चल के पित्त दोष को प्रकोपित करेगा। लक्षण कैसे आएंगे, तो रोगी को रहेगा तृष्णा, दाह, मद रहेगा, मूर्छा रहेगा, तीव्र शूल रहेगा, और शीत अभिकामो मतलब ठंडी चीजों की इच्छा रहेगी, और ठंडी चीजों से उसको आराम मिलेगा। ये सारा तो पित्त शूल के लक्षण हैं। और ऐसे ही माधव निदान ने भी बताया है कि उसमें तृण, मोह, दाह, तृण माने प्यास लगेगी, मोह दाह होगा, ठीक है, तृण तृण तृष्णा है, दाह है, पीड़ा है, और स्वेद, मूर्छा, भ्रम, ये सब की अत्यधिक मात्रा में आएंगे। और मध्याह्न में, अर्धरात्रि में, ठीक है, जब जब पित्त का टाइम है, मतलब आफ्टरनून के टाइम पे, आधी रात में, और साथ ही साथ भोजन जब डाइजेस्ट हो रहा है उस टाइम पे भी पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। शरद ऋतु में इसमें स्वाभाविक रूप से पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। इन सारे ही समय में क्या होगा, रोगी का शूल अत्यधिक होगा। ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा शीतकाल में शीतल आहार द्रव्यों से, मधुर चीजों से, जो पित्त की नाशक है, उससे रोगी को आराम मिलेगा। फिर और इसकी चिकित्सा के लिए क्या है, तो चिकित्सा में हमने मेनली शीतल पदार्थ का यूज करना है। पित्तशूल के रोगी को क्या करे, सर्वप्रथम कंठ पर्यंत शीतल जल पिलाकर सुखपूर्वक वमन करा दे। गले तक भर के क्या है, उसको शीतल जल पिलाएं और सुखपूर्वक वमन करा दे। रोगी को शीतल वस्तुओं का सेवन कराना चाहिए, और उष्ण वस्तुओं को त्याग देना चाहिए, जिससे वो और ज्यादा प्रकोपित होता है। मॉडर्न में इसको जीईआरडी से रिलेट किया जाता है। और फिर आता है श्लैष्मिक वाला, यानी ये कफ के कारणों से, तो आनूप रस से, ठीक है, आनूप प्राणियों के मांस रस से, जलचर से, ठीक है। और इसके अलावा जो है पानी में रहने वाले जो भी जानवर हैं, आनूप प्रदेश में रहने वाले जो भी जानवर हैं, और इसके अलावा जो शीर के जितने भी विकार होते हैं, जैसे कि मावा है, छेना है, ठीक है, ये सब दूध से बने हुए विकार हैं। शीर के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब से, इन सब के सेवन से, साथ ही साथ क्या, मांस का अत्यधिक सेवन करना, गन्ने का रस अत्यधिक सेवन करना, उड़द की दाल है, कृष्णा है, तिल है, ठीक है, और शुष्कुली है यानी कि पूरी, ठीक है, इन सारी चीजों का जो भी कफवर्धक आइटम है, इनका ज्यादा प्रयोग करने से आमाशय में शूल उत्पन्न हो जाता है, और ये कफज टाइप का शूल होता है। तो इसमें अगर कफज है तो पेशेंट को नौजिया भी रहेगा, ठीक है, तो पेशेंट को क्या रहेगा, हल्लास भी रहेगा, और कोष्ठ में वात और कफ आदि दोष से भरा हुआ है उसका पेट, उसको ऐसा प्रतीत होगा, और हमेशा हैवीनेस उसको फील होगी पेट में, और रोगी को हरलास है, कास है, अंगसाद, अरुचि, इस तरीके की चीजें, साथ ही साथ कफ प्रसेक होगा, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, और सिर में भारीपन रहेगा, सारा हैवीनेस के लक्षण है। और ये शूल क्या है, भोजन करने के तुरंत बाद, प्रातः काल, शिशिर में, बसंत ऋतु में, जब जब कफ का प्रकोप होता है, उस ऋतु में ये चीज बढ़ जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा, एक मिनट, चिकित्सा क्या करेंगे, तो चिकित्सा में हमने भोजन करने के तुरंत पश्चात ही जो है कफशूल का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं सबसे पहले बढ़ने वाला दोष कफ होता है। डाइजेशन जब चलेगा तो पित्त बढ़ेगा, और आफ्टर डाइजेशन वात बढ़ता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से खाना खाते ही पेन चालू हो जाता है, तो हमने तीक्ष्ण चीजों का प्रयोग करा देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जल में पिपली का चूर्ण मिला के इसका पान करवा के रोगी को हम यहाँ वमन करवा देंगे, और
कफ का शमन करने वाले रस, कफ के अपोजिट जो है मधुर, अम्ल, लवण, इनसे कफ बढ़ेगा तो इसके अपोजिट हो गए कटु, तिक्त, कषाय। तो इन रसों का सेवन करवाना है हमने यहाँ पे पेशेंट को, और बेसिकली जो भी कफ वर्धक आइटम्स है उन सबको त्याग करवा देना है। इसको स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस से रिलेट किया जाता है, खाना खाते ही तुरंत पेन बढ़ जाना। फिर द्वंद्व शूल जो है, ठीक है, द्वंद्व शूल में क्या था कि वात वात पित्तज, ठीक है, वात कफज, पित्त कफज, इस तरीके से थे ना। तो द्वंद्वज में क्या है, लक्षण मिक्स्ड ही आएंगे। जो दो दोषों के प्रकोप के कारण है वो दो दोषों के समान लक्षण आएंगे और निदान भी वही सेम रहेंगे, ठीक है। तो दो दोषों के प्रकोप होने से द्वंद्व शूल उत्पन्न होता है और उन्हीं के समान लक्षण भी दोनों दोषों के हिसाब से ही दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हृदय पार्श्व और पृष्ठ में शूल होता है वात कफज वाले में, कुक्षी हृदय और नाभि में पेन होगा कफ पित्तज वाले में, और बस्ती नाभि में दाह होगी, साथ ही साथ ज्वर होगा। ये वात पित्त जन्य के लक्षण है, ठीक है। तो वात पित्त में क्या होगा, बस्ती नाभि में दाह और ज्वर, ठीक है। वात कफज में क्या हो जाएगा, हृदय बस्ती और पृष्ठ प्रदेश में शूल, और पित्त कफज जो है वहां कुक्षी हृदय और नाभि के मध्य में शूल होगा मेनली। और ये चिकित्सा भी जो है मिक्स दोषों के हिसाब से करनी है। सन्निपातज में तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण आएंगे। सन्निपातज में क्या है, सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं, ये एक प्रकार से कष्ट साध्य होती है। और विद्वान चिकित्सक क्या है, विष और वज्र के समान इस शूल को असाध्य समझते हैं, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको मैलिग्नेंसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। देन फिर एक प्रकार का शूल होता है जो कि होता है आमच शूल। आमच शूल में मेनली आम के कारण शूल उत्पन्न हो रहा है, तो कफश शूल के समान ही इसमें लक्षण आते हैं। गुरुता वाले, हल्लास है, गुरुता है, वमन है, ठीक है, गुरुता हो गया, आटोप है, पेट में गुड़गुड़ाहट, ठीक है, इस तरीके की चीज है, पेट में डिस्टेंशन है, मुंह में कफ आ रहा है, ये सारी चीजें हमें इसमें दिखेंगी, सेम कफ वाले लक्षण। और इसका ट्रीटमेंट ही है कि हमें आम पाचक औषधियां देनी पड़ेंगी क्योंकि ये शूल ही आम के कारण हो रहा है, तो इसको इंडाइजेशन से रिलेट करते हैं। इसके अलावा फिर एक पार्श्व शूल आता है, तो पार्श्व शूल को प्लूरेसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। पार्श्व शूल को क्या है, प्लूरेसी से रिलेट करते हैं। इसमें क्या है, मिथ्या आहार विहार के प्रयोग से क्या होता है, कफ कुक्षी कफ क्या करता है, कुक्षी और पार्श्व प्रदेश में स्थित होकर वायु को अवरुद्ध कर देता है, और वो अवरुद्ध हुआ वायु आधमान गुड़गुड़ाहट उत्पन्न करती है, पार्श्व प्रदेश में सुई चुभने की सी पीड़ा करती है। प्लूरेसी का सिंपल मतलब होता है प्लूरल कैविटी में लंग्स की जो दो कवरिंग होती है उसके बीच का स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, वहां पानी भर जाना उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरेसी होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप ये समझिए कि वहां पे कुछ इसमें भी पार्श्व शूल भी आप ऐसा ही समझो कि पेशेंट को कुछ पानी भर गया है लंग्स में और साथ ही साथ पेन हो रहा है, ऐसा ही आप इसको सिंपल भाषा में रिलेट कर सकते हो। तो मिथ्या आहार विहार के कारण क्या होगा कि रोगी का जो कफ है वो कुक्षी और पार्श्व प्रदेश में स्थित होकर वहां पे क्या है, वहां स्थित होगा और वहां जो मूव कर रही फ्रीली वायु है उसका जो मार्ग अवरोध करवाएगा, जिसके कारण वहां पे हमको कुक्षी में जो है डिस्टेंशन मतलब आधमान जैसे लक्षण, गुड़गुड़ाहट और साथ ही साथ सुई चुभने के समान पीड़ा रोगी को महसूस होगी। उस समय वह रोगी शूल के कारण श्वास भी नहीं ले पाता, क्योंकि आप समझो कि जैसे अगर इन्होंने प्लूरेसी से रिलेट किया है तो लंग्स के चारों तरफ पानी भर गया है या लंग्स के चारों तरफ इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा लंग्स का, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई आएगी। इसके अलावा भोजन करने की इच्छा नहीं होती, शूल से पीड़ित होने के कारण उसे निद्रा भी नहीं आती। मेन जो है इसमें वात कफ के कारण ही ये शूल की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के देखो इसको बताया हुआ है, प्लूरेसी से रिलेट किया है इसको, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या बताया है कि बिजौर बीजपुर फल, ठीक है, यानी बिजौरा जो नींबू है इसके बीजों को या उसके रस को दुग्ध के साथ पकाकर सेवन कराना चाहिए, या फिर एरंड तेल को मद मुस्ता, ठीक है,
दुग्ध है मांस रस, दोष के अनुसार विचार करके हमें पेशेंट को पिला देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मेन ट्रीटमेंट है, एक मतलब जो बहुत काम का चीज है, पार्श्व शूल है तो पुष्कर मूल का चूर्ण यहाँ बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। और बाकी आप बिजौरा नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड फिर कुक्षी शूल होता है, तो कुक्षी शूल पेट में दर्द, ठीक है। तो कुक्षी शूल के लिए क्या बोला है कि अगेन ये भी मिथ्याहार विहार के प्रयोग से सबसे पहले, क्योंकि जो शूल है वो डिजीज ही वात की है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे वात का ही प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। तो मिथ्या आहार विहार के प्रकोप से क्या होगा, वायु सर्वप्रथम अग्नि को मंद करेगी, उसके बाद उदर में प्रकोपित होकर रोगी का जो भी खाया हुआ अन्न है उसको स्तब्ध बनाकर सम्यक रूप से पचने नहीं देती। ऐसी स्थिति में रोगी बड़ी कठिनाई से श्वास लेता है। अपक्व आम या मल दोष के कारण उत्पन्न हुए शूल में बार बार पीड़ित रहता है। उसे बैठने में, लेटने में, खड़े रहने में, किसी भी स्थिति में जो है आराम नहीं मिलता, और वात और आम दोष के कारण ये दो रोग मेनली उत्पन्न होता है। तो इसको आप बस ये समझ लो कि आम दोष की उत्पत्ति के कारण रोगी में क्या हो रहा है, आम दोष की उत्पत्ति के कारण रोगी का आहार, वो जो आम दोष की वजह से एक तो वात बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। वात बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, अग्नि को मंद कर रहा है। अग्नि को मंद करने के कारण, अग्नि को मंद करने के कारण अब जो भी वो फूड आइटम लेगा वो चीज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब अल्टीमेटली बनेगा आम, ठीक है। पहले सीधे सीधे आम नहीं बना है, ठीक है, वो मत ध्यान रखो। सीधे सीधे बस ये ध्यान रखो, पहले उसने कुछ मिथ्या आहार विहार का प्रयोग किया जिससे प्रमुखतया वात का प्रकोप हुआ। उसके प्रकोपित होते ही उसने क्या किया, सबसे पहले अग्नि को दूषित किया। अग्नि दूषित हुई तो जो भी व्यक्ति खाना खाएगा अब वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, आम की उत्पत्ति हो जाएगी। और अब ये आम की सहायता से वो क्या करेगा, स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं और उसको वात को अपना प्रॉपर मूवमेंट की जगह नहीं मिलती। अल्टीमेटली रोगी को जो है स्टूल उत्पन्न हो जाता है, और रोगी को चाहे वो बैठा हो, लेटने में, खड़े रहने में, हर स्थिति में जो है रोगी को कष्ट महसूस होता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट यही है कि दोषों का, क्योंकि देखो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो भी दिक्कत करा है, तो सबसे पहले तो वमन करा दो और लंघन करवा दो, ताकि जो अग्नि भी मंद मंद पड़ गई है वो भी ठीक हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जो है दाड़िम का रस है, छाछ है, इस तरीके की अम्ल पदार्थ, पंचकोल जो द्रव्य हैं, ये सब दीपन पाचन की औषधियों के रूप में हम इनका प्रयोग वहां रोगी को करवा देंगे। और एक्यूट एब्डोमेन से इसे रिलेट करते हैं। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब पेट में दर्द, तो पेट में दर्द किसी भी कारण हो सकता है। अपेंडिसाइटिस है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, रप्चर्ड सिग्मोइड डाइवर्टिकुलम है, ओवेरियन टॉर्जन है, वॉल्वुलस है, रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ठीक है, लेसरेटेड स्प्लीन और लिवर है, ठीक है, इस्चेमिक बाउल है, कुछ भी हो सकता है पेट दर्द का कारण। फिर आता है एक हृदय शूल, ठीक है। त्रिशूल मतलब कि इसको मॉडर्न में एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेट करते हैं। एंड इसमें बस ये होता है मिथ्याहार विहार, अगेन इसके कारण कफ और पित्त मेन दूषित होता है और जाके रस वह धातु को अवरुद्ध करता है, ठीक है। मिथ्याहार विहार के प्रकोप से कुपित हुआ कफ और पित्त ये क्या करेगा, वात को और रसवे धातु को दूषित करता है, और ये जाके क्या करेंगे, फिर हृदय में अवस्थित हो जाएंगे और हृदय में शूल उत्पन्न करेंगे। इतना शूल कि रोगी को जो है सांस लेने तक में कठिनाई होती है, उसकी सांस रुक जाती है। इस प्रकार शूल को हृत शूल कहते हैं, और ये जो है रस और वात के कारण मेनली होता है। इसमें हमें हृदय शूल की ही चिकित्सा करनी है। फिर इसके अलावा बस्ती शूल हो गया, ठीक है, जब वायु बस्ती प्रदेश में जाके पेन कराए। फिर ऐसे ही मूत्र शूल हो गया, ठीक है, जब मूत्र का वायु मेड़ में या आंत्र रीजन में पहुंच के मूत्र का अवरोध कर दे और मूत्र बाहर ना निकल पाए, तो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट वाले एरिया में, ब्लैडर में, वंक्षण प्रदेश में, नाभि में, सब जगह पेन होगा, उसे मूत्र शूल कहते हैं। इसी तरीके से जो बस्ती शूल है उसमें भी क्या है, जब वेगों का धारण करेगा व्यक्ति, वात प्रकोपित होके बस्ती में चारों ओर घूमने लगेगी और आसपास के सारे ब्लैडर के आसपास के एरिया में भी पेन करेगी, उसी को बस्ती शूल कहते हैं। ये वातजन्य, ठीक है। फिर इसी प्रकार से विड शूल है, पुरीश का वेग जो है अच्छे से नहीं निकल पाया
और पुरुष के वेग के कारण क्या है, पुरुष जब बाहर नहीं निकलेगा तो रोगी को तीव्र वेदना होगी। तो रूक्ष आहार विहार के कारण सर्वप्रथम कोष्ठगत जो वात है वो प्रकोपित हो जाती है, मल का अवरोध कर देती है, और मल का अवरोध होने के बाद क्या है, यही वात पाचन अग्नि को भी मंद करके सभी स्रोतसों में व्याप्त हो जाती है। ठीक है, और दक्षिण पार्श्व अथवा वार पार्श्व में तीव्र शूल उत्पन्न करती है, और ये कुपित हुआ वात है वो तीव्र शब्द उत्पन्न करता हुआ उदर को शीघ्र घेर लेता है। माने कि इसमें एब्डोमिनल पेन भी हमको देखने के लिए मिलेगा। मेन रीजन, बस इसका मेन कारण आप ये समझो कि मिथ्या आहार विहार के कारण रूक्षता उत्पन्न हुई, जिसके कारण रोगी का जो मल है वो अवरुद्ध हो गया और अल्टीमेटली पेशेंट को जो है पेन होने लगा। जैसे ही मल अवरुद्ध हुआ तो अपान वायु भी रुक गई, और अपान वायु अब जब रुक गई तो वह एब्डोमेन में घूमना चालू करेगी तो वहीं पेन करेगी। तो इसका ट्रीटमेंट यही है। हमने क्या है आधा और ऊर्ध्व भाग का हमने क्या है, वमन विरेचन दे के कैसे भी पहले तो जो स्टूल्स हैं उसको क्लियर आउट कराना है पेशेंट का, फिर स्वेदन है, निरुवस्ती, स्नेहवस्ती का प्रयोग करें, कोष्ठ शोधन द्रव्यों का यहाँ प्रयोग करना है, फिर एक अविपाक जन्य शूल होता है। इसको भी देखो मॉडर्न में इसको रिलेट किया अविपाक जनिकों के लार्ज बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होने वाला पेन। अधिक मात्रा में सेवन किया हुआ जो भोजन है वो जठराग्नि को मंद करता है, जिसके कारण कोष्ठ में जो स्थिरीभूत हो जाता है वो, और प्रकुपित वात जो है मल को आवृत कर लेती है और उसका बाहर वेग नहीं हो पाता और ये शूल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वैसे आपको ये इतने सारे टाइप के शूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो बहुत सारे दिए हुए हैं। हमने जैसे माधव निदान के अनुसार जो 8 प्रकार के देखे हैं, वात पित्त कफज द्वंद्वज और सन्निपातज वाले। ठीक है, तो वो वाला आप सब ध्यान से बस पढ़ लीजिए, उसको मेनली आप ध्यान से पढ़ लेना। बाकी ये जो आमज है, पार्श्वशूल है, कुक्षिगत है, हृदशूल है, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये अन्य द्रवशूल, क्योंकि अन्य द्रवशूल, परिणामशूल, ये सब मेडिसिन के टॉपिक्स हैं। ठीक है, काय चिकित्सा का पार्ट है, ये यहाँ है ही नहीं। हृदशूल भी काय चिकित्सा में, एंजाइना। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा उसका क्वेश्चन। और पेन की बात करते हैं हम, थोड़ा सा मॉडर्न के इससे देख लेते हैं। तो पेन क्या होता है, पेन का मतलब होता है एक हाईली अनप्लीजेंट फिजिकल सेंसेशन जिसमें caused by some illness or some injury। ठीक है, ये अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस होता है एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल इश्यू डैमेज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब ये सब तो इसकी मतलब कहानी हो गई, ये तो कुछ खास नहीं है। टाइप्स ऑफ पेन इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेन, एक सुपरफिशियल पेन होता है, एक सेगमेंटल पेन, डीप पेन, साइकोलॉजिकल पेन। ठीक है, और ठीक है, ये एक तो टाइप्स ध्यान रखने हैं, फिर नेचर ऑफ पेन भी ध्यान रखना है। पहले तो टाइप्स ऑफ पेन देखते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पेन जो है सुपरफिशियल पेन है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये सुपरफिशियल पेन है, तो ये जो पेन है यूजुअली इट इज अ यूजुअली लोकलाइज्ड पेन। पेशेंट बता पाएगा कि कौन से फिक्स पोजीशन पे पेन हो रहा है, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व एंडिंग इन द सुपरफिशियल टिश्यू बाय केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इलेक्ट्रिकल इंजरी। किसी भी प्रकार की इंजरी के कारण जब सुपरफिशियल टिश्यू की नर्व एंडिंग्स इरिटेट हो जाएंगी तो एक प्रकार का पेन उत्पन्न होगा जो कहेंगे सुपरफिशियल पेन। फिर एक पेन आता है जिसका नाम होता है सेगमेंटल पेन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इरिटेशन ऑफ पर्टिकुलर नर्व ट्रंक और रूट दैट इज लोकलाइज्ड इन, मतलब एक पूरे डर्मिटोम को, डर्मिटोम क्या होता है कि आप अब क्या है कि मान लीजिए ये जैसे एक ये नर्व है। ठीक है, अब ये नर्व ना इधर हाथ में भी सप्लाई कर रही है, इधर भी कर रही है, इधर भी कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, ऐसे ऐसे समझ लो। ठीक है, यहाँ भी कर रही है, इतना इतना एरिया कर रही है। तो जितना एरिया ये
एक सिंगल नर्व सप्लाई कर रही है, तो वो इसका जो है पूरा डर्मिटोम कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो, तो ये इस एरिया, इस नर्व का पूरा डर्मिटोम है। तो अगर इस नर्व की दिक्कत होगी ना, तो इसके पूरे डर्मिटोम में पेन होगा, पूरे इतने एरिया में पेन होगा। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटल पेन। तो इसमें मेनली क्या होता है, इरिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नर्व ट्रंक, जो कि एक पर्टिकुलर डर्मिटोम ऑफ द बॉडी में होती है, तो जिसके कारण उस पूरे एरिया में जो है पेन हमें मिलेगा। फिर एक आता है डीप पेन। तो इरिटेशन ऑफ डीपर स्ट्रक्चर जैसे कि मसल है, टेंडन है, बोन है, जॉइंट्स, विसरा, इन सब का अगर इरिटेशन होगा तो पेशेंट को डीप पेन होगा। इट इज वेग, डिफ्यूज कंपेयर टू सुपरफिशियल। सुपरफिशियल वाले में क्या है, पेशेंट पिन पॉइंटेडली आपको बता देगा कि मेरे को यहाँ पेन हो रहा है। एक मिनट, जैसे ना सुपरफिशियल वाले में पेशेंट आपको बता देगा कि मेरे को इधर पेन हो रहा है, लेकिन जो डीप पेन है वो बता नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली इधर ही हो रहा है। वो बोलेगा कि मतलब इतना एरिया में पूरे जगह हो रहा है, मैं फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यही बोला है कि ये वेग पेन रहेगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल पेन जो है वो इमोशनल स्ट्रेस के कारण होने वाला पेन है, ठीक है। और नेचर ऑफ पेन की बात करें, ये दूसरा जो है नेचर ऑफ पेन है, एक होता है वेग एकिंग पेन, ठीक है। ये माइल्ड पेन होता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है, कोई इसका खास स्पेसिफिक फीचर नहीं होता है कि किस तरीके का पेन हो रहा है, सुई चुभने के जैसा, हथौड़े के जैसे मारने का, ऐसा कुछ नहीं। फिर एक बर्निंग पेन होता है, जो कि ऐसा लगता है कि जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट जैसे जल जाता है हाथ, तो कैसा पेन होता है जलन वाला, दैट इज कॉल्ड बर्निंग पेन, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट पे आने पे जब जलन होती है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग पेन, ठीक है। और बर्निंग पेन ही हो गया। उसके अलावा फिर एक होता है थ्रॉबिंग पेन, ठीक है। थ्रॉबिंग पेन स्पेशली हमको पायोजेनिक एब्सेस में देखने के लिए मिलता है। और फिर एक होता है स्काल्डिंग पेन। ये जो है ये ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्निंग सेंसेशन ही होता है, फेल्ट ड्यूरिंग मिक्चुरेशन इन केस ऑफ सिस्टाइटिस। अगर किसी पेशेंट को सिस्टाइटिस है तो मिक्चुरेशन के टाइम पे उसको एक तरीके का बर्निंग पेन होगा, उसको कहेंगे स्काल्डिंग पेन। या फिर अगर किसी को यूरेथ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, इन सब में भी उसको पेन होगा, दैट इज स्काल्डिंग टाइप ऑफ पेन। फिर एक आएगा पिंस एंड निडल सेंसेशन, सुई चुभने के समान। तो ये अगर कोई पेरिफेरल सेंसरी नर्व की इंजरी है तो इस तरीके का पेन होगा, और हमें ऐसा लगेगा कि पिन या निडल से बार बार जो है वहां पे चुबाया जा रहा है। उस ये उतने पर्टिकुलर एरिया में होगा जितने में वो जो डैमेज नर्व है वो सप्लाई करती है। फिर एक होता है शूटिंग टाइप ऑफ पेन, ठीक है। ये मेनली हमको सियाटिका नर्व के केस में देखने के लिए मिलता है। इट इज टिपिकली फील इन सियाटिका व्हेन पेन शूट्स अलोंग द कोर्स ऑफ द सियाटिका नर्व, ठीक है। सियाटिका में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है पेन, ठीक है। सॉरी, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है ना, पूरा कमर से लेके पूरा नीचे तक जा रहा होता है पेन। तो ये जो है इस तरीके का पेन शूटिंग टाइप ऑफ पेन होता है। फिर एक स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन की जैसे चाकू से किसी ने स्टैब कर दिया हो, ठीक है। तो ये जो है सडन सीवियर शार्प एंड शॉर्ट लिव्ड पेन होता है। मेनली हमको पेप्टिक अल्सर में देखने के लिए मिलता है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। फिर एक कंस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ पेन होता है कि किसी ने बहुत मतलब मरोड़ दिया हो, इस तरीके का पेन, ठीक है। तो इट इज फेल्ट समथिंग इज एनसाइक्ल्ड एंड कंप्रेसेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे निचोड़ दिया हो, उस तरीके का पेन इज कंस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन। और ये जो है मेनली एंजाइना पेक्टोरिस में फील होता है। ऐसा लगता है कोई टाइट बैंड जैसा बांध दिया हो चेस्ट के आसपास, ठीक है। ऐसी मरोड़ सी होती है, बिल्कुल ऐसे निचोड़ दिया हो, इस तरीके का पेन। देन डिस्टेंशन, कि जब पेट फूल जाता है तो कैसा फटने वाला हो जाता है, इस तरीके का जो है डिस्टेंशन टाइप ऑफ पेन है। ये हॉलो विस्कस ऑर्गन में है, मिलता है जनरली, ठीक है। पूरा ऐसे लगता है अंदर से बहुत प्रेशर सा पड़ रहा है, ठीक है। व्हेन इंक्रीज देयर इज इंक्रीज इन द टेंशन। इसके अलावा फिर एक कोलिकी टाइप ऑफ पेन होता है। कोलिकी टाइप ऑफ पेन हमको यूरेटर कोलिक, बाइल स्टोन्स है, यूरेट्रिक कोलिक, ये ना बहुत अलग अलग मतलब 4 मेन प्रकार के जो है हमको कोलिक पेन दिखता है। यूरेट्रिक, बिलिरी और इंटेस्टाइनल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या लगता है कि ये इस तरीके का पेन होगा कब, डिस्टेंशन तो हॉलो ऑर्गन में होगा, ठीक है। जैसे पेट है, एक हॉलो ऑर्गन है, तो इसमें लगता है कि फटने वाला है, तो उस तरीके का पेन। कोलिकी जो पेन है वो मेनली मस्कुलर एरियाज में होता है, जो मस्कुलर एरियाज है, ठीक है। मस्कुलर वॉल ऑफ द हॉलो ट्यूब इन अटेम्प्ट टू फोर्स देखो अगर किसी ट्यूब में कोई चीज फंस जाए, इस ट्यूब में कोई चीज फंस जाए तो इसकी वॉल क्या है, बहुत ज्यादा
मरोड़ उठाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत मुड़ेंगे। वो क्या कोशिश करेंगे कि एनी हाउ मैं बस इसको पुश करके बाहर निकालूं, ताकि जो दर्द है वो थोड़ा कम हो। जबरदस्ती ये फंस गया तो इसकी जो वॉल्स है ना बहुत मरोड़ आएगी उसमें, ताकि इसको पुश करके निकाला जाए। तो दिस टाइप ऑफ पेन इज कॉल्ड कोलिकी पेन। कोलिकी पेन मेनली मस्कुलर वॉल ऑफ अ हॉलो ट्यूब में देखने के लिए मिलता है। और ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब है वो कोशिश करती है टू फोर्स सर्टेन कंटेंट आउट ऑफ द ट्यूब, ठीक है। कोली की ट्यूब में क्या मतलब, जो ये कोली की पेन होता है इसमें दो मेन फीचर होते हैं। पहले तो द पेन सडनली अपियर्स, और अपने आप आके एकदम से चला जाएगा, क्योंकि मरोड़ उठ रही है ना, तो एक बार आएगी फिर जाएगी इस तरीके से। सेकेंड टाइप में क्या है, ग्रिपिंग नेचर का होता है, ठीक है। और ये जो है फिर बहुत तेज दूसरी बारी में आएगा तो बहुत तेज आएगा, इतना तेज कि पेशेंट को जो है वॉमिटिंग है, स्वेटिंग है, इस तरीके की भी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। देन देयर इज ट्विस्टिंग टाइप ऑफ पेन, ऐसा लगता है कि कुछ मुड़ गया हो, ठीक है। और इस प्रकार का जो पेन है वो हमको जैसे वॉल्वुलस में देखने के लिए मिलता है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था ना गार्ड जैसा पड़ जाना वॉल्वुलस में, ठीक है। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में, टॉर्जन ऑफ ओवरीज में, या ओवेरियन सिस्ट इनमें ये मिलता है। और एक होता है जस्टा पेन। तो पेशेंट जो है मे नॉट डिस्क्राइब कि किस तरीके का पेन उसको हो रहा है, वो बोलेगा कि बस पेन हो रहा है, कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द पेन, ठीक है। देन मूवमेंट्स ऑफ द पेन। पेन जो है वो तीन तरीके से पेन का मूवमेंट होता है। एक होता है पेन रेडिएट करना, एक होता है रेफर्ड पेन, एक होता है शिफ्टिंग पेन, ठीक है। तो रेडिएटिंग पेन का क्या मतलब होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द पेन फ्रॉम द अदर साइड वाइल द ओरिजिनल पेन परसिस्ट। मान लीजिए ये उसके हाथ में दर्द हो रहा था, अब ये पेन जो है उसके पेट तक पहुंच गया है, लेकिन अब भी क्या है, हाथ में भी हो रहा है, अब पेट में भी हो रहा है, अब पूरे इतने एरिया में हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रेडिएटिंग पेन। जैसे कि सियाटिका के पेशेंट में होता है, उनमें क्या होता है, L4 L5 और S1 जो है मेनली वहां पे डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण सियाटिका ना मतलब दब जाती है। तो पेशेंट क्या कहता है कि मेरे को कमर में तो दर्द है ही, साथ में वो दर्द जो है पूरा पैरों में भी जा रहा है। तो जहां पे वो पेन ओरिजिनेट हुआ है वहां है, साथ में दूसरी जगह भी ट्रेवल करे, दैट इज कॉल्ड रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी बताया है कि duodenum ulcer penetrates posteriorly, the pain in epigastrium region remains। पेट में तो रहता ही है, साथ ही साथ जो है पीछे की ओर भी जाने लगता है। तो जैसे मैंने बताया जहां ओरिजिनेट हुआ है वहां तो रहेगा ही, उसके पीछे भी जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेडिएटिंग पेन। देन देयर इज वन विच इज कॉल्ड रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन में क्या होता है, when the pain is felt at a distance from its source but there is no pain at the site of the disease, this is called referred pain। जैसे कि पहले जहां पे एक्चुअल में पेन था वहां से अब हट गया है, अब दूसरी ही जगह चला गया, दैट इज कॉल्ड रेफर्ड पेन, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जब जो पेन है, when the pain is felt at a distance from its source, माने जहां पे एक्चुअल दिक्कत है वहां ना होके उससे थोड़ी दूराई पे फील हो रहा है, बट देयर इज नो पेन एट द साइट ऑफ द डिजीज, डिजीज की जगह वहां कोई पेन नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेफर्ड टाइप ऑफ पेन, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लो। फिर देन देयर इज शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन, जिसको माइग्रेटरी पेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेन इज फेल्ट एट वन साइड इन द बिगनिंग एंड उसके बाद जो पेन है वो दूसरी साइड जो है चालू हो जाता है, और पहली जहां पे हो रहा था वहां पे हट जाएगा। जैसे यहाँ पे बताएं, केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, पेन जो है पहले पेशेंट को लगेगा कि अम्बलाइकल रीजन में, उसके बाद जो है वो नीचे की ओर खिसक जाता है और अम्बलाइकल रीजन में पेशेंट को कुछ नहीं होता। तो शिफ्टिंग पेन का मतलब है पहले एक जगह हो रहा था अब वहां नहीं हो रहा, अब दूसरी जगह खिसक गया, शिफ्ट हो जाना होता है ना, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एंड माइग्रेटरी टाइप ऑफ पेन। तो इस तरीके से तीन तरीके के पेन हो गए, ठीक है। रेडिएटिंग मतलब अपनी जगह पे भी और दूसरी जगह पे भी फैल रहा है। रेफर्ड पेन अब अपनी जगह पे नहीं, जहां पे बीमारी है वहां ना होके किसी और जगह हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह सेम ही नर्व सप्लाई कर रही है। और शिफ्टिंग पेन अभी एक जगह हो रहा था अब वहां ठीक हो गया, अब दूसरी जगह होने लग गया, दैट इज शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन। तो ये पेन के मूवमेंट हो गए। और टाइप्स ऑफ पेन इतने सारे होते हैं, वेग पेन, बर्निंग पेन, थ्रॉबिंग, स्कैल्डिंग, ठीक है, पिन एंड नीडल सेंसेशन, शूटिंग पेन, ये सब ध्यान रखना है। और टाइप्स ऑफ पेन होता है सुपरफिशियल, सेगमेंटल एंड डीप साइकोलॉजिकल पेन। तो ये सारा टाइप्स ऑफ पेन के बारे में है जो कि हमने देख लिया। तो हमने ये शूल व्याधि वाला पॉइंट कवर कर लिया है, ठीक है। निदान, प्रकार, लक्षण, उपद्रवन, चिकित्सा, ये वाला पॉइंट कवर कर लिया है। तो अब हमारा
1 2 3 4 5 मतलब पॉइंट्स बचे हैं बस, बाकी कवर हो गया। तो अभी हम इस क्लास के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।